सप्लीमेंट्स कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम आयुर्वेदा में देखें, स्किन में जो सप्लीमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग है वो है पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा हेयर जो है वो ग्रेइंग हो रहा है, तो ये भी एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है विटामिन। कुछ लोगों को चौक खाने का मन करता है, बर्फ खाने का मन करता है, मिट्टी खाने का मन करता है, दैट्स अ साइन। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि क्रिएटिन लेने से क्या हेयर फॉल होता है, तो हाँ, एक स्टडी अभी ऐसी आई है। एक कॉमन कंसर्न रहता है मेरी क्लिनिक में कि वे प्रोटीन लेने से हमें एक्ने तो नहीं होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन हो गई है और सप्लीमेंट्स एक बूमिंग मार्केट है इंडिया में। कुछ लोग लंबे समय तक खाते ही जाते हैं विटामिन डी, बट ऐसा नहीं करना है। यूजुअली ओवर सप्लीमेंटेशन हमारी बॉडी में। डू वी एक्चुअली नीड सो मेनी सप्लीमेंट्स? तो अगर सप्लीमेंट्स की कोई टिंडर प्रोफाइल होती तो हम में से आधे लोग बिना बायो पढ़े ही उसे राइट स्वाइप कर रहे होते, जैसे कि एक पिल्ली और लाइफ सॉर्टेड। तो आज का एपिसोड ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है। जो सवाल मुझसे क्लिनिक में बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर क्या मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन से लेना चाहिए और क्या वो सेफ है? सो ग्लूटाथियोन से लेके वे प्रोटीन से लेके बेसिक विटामिन B12 सप्लीमेंट तक इस एपिसोड में हम सब बात करेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल वर्ड्स। व्हाट वर्क्स, व्हाट्स द हाइप एंड शुड यू बी टेकिंग दिस मैजिक पिल और पाउडर? Welcome to the episode 4 of season 2 of Skin and Scalp Show. This episode is on supplements. सप्लीमेंट्स कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम आयुर्वेदा में देखें तो शिलाजीत, अश्वगंधा, आंवला बेस्ड सप्लीमेंट्स आयुर्वेदा में भी मेंशन्ड है। बट आजकल सप्लीमेंट्स की नीड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के कारण हम स्ट्रेस्ड आउट है, हमारा जो फूड है वो अडल्टरेटेड है। पेपर पे अच्छी डाइट होने के बावजूद जो फूड क्वालिटी है जो हमारे तक पहुंच रही है वो इतनी फ्रेश नहीं है। ऑल्सो सॉइल का बार बार यूसेज होना, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाना, उससे उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो गए हैं या फिर कम हो गए हैं। इसके अलावा बहुत लोग जिम जाते हैं, जिम में मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, उससे हमारी नीड्स बढ़ गई हैं। बहुत लोग कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क कर रहे हैं, उसके वजह से उनकी मेंटल नीड्स बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टीवी में सप्लीमेंट्स की ऐड भर गई है। आप देखोगे तो हर चीज़ का एक सप्लीमेंट है, चाहे हेयर हो, चाहे आईज हो, चाहे आपके जॉइंट्स हो, आपके डेंटल सप्लीमेंट्स है, यहाँ तक कि आपके ब्लड को साफ करने का भी सप्लीमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में। हमारे घर में ही हमारी 3 साल की बेटी भी सप्लीमेंट लेती है विटामिन डी का, और मेरे नाना जी भी प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं। तो नो मैटर क्या आपकी एज है, हर एज के लिए जो सप्लीमेंट है वो टारगेट किया जा रहा है। और सप्लीमेंट्स एक बूमिंग मार्केट है इंडिया में, और कुछ स्टडीज के हिसाब से अगले कुछ सालों में $10 बिलियन की होने वाली है। और बहुत सारे सेलेब्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सप्लीमेंट लाइन। डू वी एक्चुअली नीड सो मेनी सप्लीमेंट्स? सो नीड डिपेंड करती है इंडिविजुअल फैक्टर्स पे। अगर आप एक जिम गोअर है तो शायद आपको वे प्रोटीन या विटामिन B12 लेना जरूरी हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके लिए कैल्शियम और आयरन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो पॉपिंग अ पिल इज नॉट द आंसर। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जब मैं पेशेंट को सप्लीमेंट देती हूँ, हम दो चीजें देखते हैं। उनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, किस चीज की डेफिशिएंसी मुझे क्लिनिकली दिख रही है, और दूसरा उनके लैब रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। तो इन दोनों को जब मैं मिलाती हूँ तब हम एक अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट पेशेंट को दे पाते हैं। स्किन के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। ग्लो के लिए हम ग्लूटाथियोन देते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हम ओमेगा 3 देते हैं, एंटी एजिंग के लिए रेस्वेराट्रोल बहुत पॉपुलर है। तो इंडिविजुअल नीड्स पे डिपेंड करता है। सप्लीमेंट्स फैंसी बॉटल्स में भी आते हैं, नेचुरल लेबल्ड होते हैं, और कुछ आते हैं जो फार्मेसी पे मिलते हैं पत्तों के शेप में। तो इनमें कोई डिफरेंस होता है? वेल, सप्लीमेंट्स नेचुरल भी अवेलेबल हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से आए हुए भी अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली फार्मास्यूटिकल जो सप्लीमेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनकी डोसेज, बायो अवेलेबिलिटी, उनका एब्जॉर्प्शन होने वाला फॉर्म, वो सारे ऑलरेडी मॉनिटर्ड है। तो अगर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो मुझे पता है कि इतना परसेंटेज वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है और मुझे उससे फ़ायदा होगा। नेचुरल सप्लीमेंट भी अच्छे होते हैं, बट उसमें हम एग्जैक्ट डोजिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हो सकता है किसी आंवला में विटामिन सी ज़्यादा हो, किसी में विटामिन सी कम हो। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स को प्रेफर करूंगा। और इसीलिए भी हर सप्लीमेंट अलग अलग डोजिंग में होता है। सो नॉट ऑल सप्लीमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड द सेम। अब जैसे विटामिन D3 का एग्जांपल है, सो वो 1000 से लेके 6 लाख की डोजिंग तक में आता है, अलग अलग रेंज में। तो कुछ होती है मेंटेनेंस डोज, मतलब अगर आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल है बट आप हाई रिस्क फैक्टर हो जिसको विटामिन डी कम हो सकता है, तो आप एक मेंटेनेंस डोज में रोज ले सकते हो। और अगर आपको एक्चुअल डेफिशिएंसी आई है तो उसका डोजिंग अलग होगा। इसीलिए इट इज बेटर टू आस्क अ डॉक्टर या फिजिशियन बिफोर डिसाइडिंग कि आपको क्या डोजिंग में लेना है सप्लीमेंट। सो अब एक एक करके सारे सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन डेफिशिएंसी जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ वो है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। तो क्या विटामिन D3 सप्लीमेंट सबको लेना चाहिए? वेल, विटामिन D3 कब बनता है? जब यूवीबी लाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तब विटामिन डी बनता है।
विटामिन डी कई सारे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस में काम आता है। वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हेयर साइकिल को रेगुलेट करता है, आपके बोन्स में फॉस्फोरस और कैल्शियम के लेवल्स को जो है मेंटेन करता है, यहाँ तक कि वो आपके मूड को भी स्टेबल रखता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसका कारण है क्योंकि हम मोस्टली इंडोर्स रहते हैं, एसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारी डाइट में काफ़ी लोग वेजिटेरियन हैं, तो एग योक, लिवर जिसमें कि विटामिन डी होता है वो लोग नहीं खाते हैं। इसलिए मोस्टली लोगों को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ज़रूरी हो चुकी है। अब विटामिन डी अगर 20 नैनोग्राम पर ml से कम है तो वो सिवियरली डेफिशिएंट है। 20 to 30 को भी हम इनसफिशिएंट मानते हैं और 30 to 100 को हम नॉर्मल मानते हैं। अगर विटामिन डी कम है तो लेना ही है, बट इसके अलावा भी बिना टेस्ट करे हम मूड डिसऑर्डर्स में, एलोपेशिया में, हेयर फॉल की प्रॉब्लम में, पीसीओडी, मिलाज्मा में भी विटामिन डी सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स अलग-अलग डोजिंग फॉर्म्स में आता है। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी है तो यूजुअली डॉक्टर्स आपको डेली डोजेज देंगे 1000 या 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स की। अगर आपको थोड़ी सिवियर डेफिशिएंसी है तो जनरली हम सैशेज देते हैं या फिर कैप्सूल्स देते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की, जो हर हफ्ते एक बार लेनी होती है 6 से 8 वीक्स तक। और अगर आपको गट एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है या आप सिवियरली डेफिशिएंट हो विटामिन डी में, तो कभी-कभी उसके इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स के वंस अ मंथ। विटामिन डी सप्लीमेंट लेने का सही तरीका क्या है? यूजुअली क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है, आपको एक फैटी मील के साथ लेना है, चाहे वो नट्स हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एग्स हो सकता है, घी वाली चीजें हो सकती है, उसके साथ लेना है उसे। कैल्शियम के साथ अगर आप उसको लेंगे तो उसके फायदे और बढ़ते हैं क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करती है। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट के साथ इसको अवॉइड करना है, थोड़ा स्लाइटली इंटरफेरेंस होता है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में। बस आप इसको आयरन और थायराइड मेडिकेशंस के साथ मत लीजिए। खासकर अगर आप किडनी स्टोन्स के पेशेंट है तो हाई सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन D3 लेने से पहले आपको अपने फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। कुछ लोग लंबे समय तक खाते ही जाते हैं विटामिन डी, बट ऐसा नहीं करना है। यूजुअली ओवर सप्लीमेंटेशन हमारी बॉडी में विटामिन डी को डिपॉजिट करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, नोशिया, वॉमिटिंग, किडनी स्टोन्स, ब्लड में कैल्शियम का बढ़ना, ये सब तकलीफें भी हो सकती हैं। अब अगर आप विटामिन डी नेचुरल लेना चाहते हो तो अगर आप रूम में बैठे हो और ग्लास विंडो से सनलाइट आ रही है तो विटामिन डी सिंथेसाइज ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यूवीबी लाइट पेनिट्रेट नहीं करती। तो बेटर है कि आप 15 to 30 मिनट सन एक्सपोजर करो 3 to 4 टाइम्स अ वीक, और इससे आपकी विटामिन डी की जो मात्रा है वो आपकी बॉडी में पूरी मिल जाएगी। इंडिया में विटामिन B12 डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी जो जनता है वो वेजिटेरियन है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन B12, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए, हेयर सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स बनते हैं उसमें विटामिन B12 रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी और गुड मूड रखने में भी विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरली विटामिन B12 आप ले सकते हो बाय टेकिंग एग्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब किन लोगों में डेफिशिएंट हो जाता है? ऑफ कोर्स अगर आप वेजिटेरियन हो तब कम हो जाएगा। क्रॉनिक अल्कोहल यूसेज का अगर हिस्ट्री है, अगर आप किसी तरीके की एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते हो या फिर आप एंटासिड्स लेते हो तो उनमें भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है पुअर हो जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर मेरा हेयर जो है वो ग्रेइंग हो रहा है, तो ये भी एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। अगर स्किन और हेयर की बात करें तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होगा, हेयर जो है पहले के कंपैरिजन में ग्रे हो जाएगा, आपके नकल्स, एल्बोज ज़्यादा डार्क हो सकते हैं, आपके लिप्स के कॉर्नर में कट्स आ सकते हैं। और विटामिन B12 अगर हम सप्लीमेंट कर लेते हैं तो ये सारी स्किन प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम किसी पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं तो यूजुअली हम सीरम विटामिन B12 रेकमेंड करते हैं, और कोई अगर बॉर्डरलाइन केस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उस पे होमोसिस्टिन या MMA नाम का भी एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं। तो अगर आपके सीरम में विटामिन B12 के लेवल्स 200 पिकोग्राम पर ml से कम है तो आप डेफिनेटली इसमें डेफिशिएंट हो। 200 to 300 तक हम बॉर्डरलाइन कहते हैं, और मोर देन 300 पिकोग्राम पर ml इज नॉर्मल विटामिन B12 लेवल्स। कुछ केसेस में हम डेफिनेटली विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, PCOD, क्रोनिक फटीग, या अगर लॉन्ग टर्म वेजिटेरियनिज्म है, या अगर आप एंटासिड्स या मेटफॉर्मिन ले रहे हैं डायबिटीज की ड्रग्स, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो सप्लीमेंट आता है वो 1500 to 2000 माइक्रोग्राम्स का आता है, जो जनरली हम माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी में देते हैं। किसी किसी का अब्जॉर्प्शन पोर होता है तो इसके सबलिंगुअल टैबलेट्स, जो माउथ में डिसॉल्व करने वाली टैबलेट्स हैं, वो भी आती है, वो हम 500 to 1000 माइक्रोग्राम्स की डोजेज में देते हैं। अगर आपको सिवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अब्जॉर्प्शन इश्यूज हैं, उस केस में हम 1000 माइक्रोग्राम वंस अ वीक के इंजेक्शंस भी देते हैं 4 to 6 वीक्स के लिए, और फिर शायद उसे महीने महीने रिपीट भी करना पड़ता है। विटामिन B12 सप्लीमेंट को आप खाने के साथ या खाने के बिना भी ले सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपका मन करे। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है टाइम या फूड से। लेकिन अगर आप आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो 2 घंटे का गैप इज एडवाइज्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है स्किन में, बट कभी कभी ओवर सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन B12 इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर स्किन, स्पेशली अगर आपको पीठ पे बहुत सारे एकदम से एक्ने के इरप्शंस दिख रहे हैं और आप विटामिन B12 ले रहे हैं लंबे समय से, सो दिस कुड बी अ कॉज। माइल्ड पैल्पिटेशंस, खुद की दिल की धड़कन
सुनाई देना, थोड़ी नर्वसनेस होना, हाथ कँप-कँपाना, ये भी ओवर सप्लीमेंटेशन का एक साइन है। B12 के बारे में कुछ क्विक टिप्स जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। अगर आपको अच्छी नींद होने के बाद भी अगले दिन टायर्डनेस लगती है तो आप B12 लेवल चेक कराइए। सबसे अच्छा विटामिन B12 होता है ओरल मिथाइल कोबालामीन, क्योंकि ये सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अगर आपकी डाइट बढ़िया है बट आपको फिर भी हेयर फॉल हो रहा है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी उसमें कॉमनली पाई जाती है। कई सारे पॉपुलर सप्लीमेंट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है B12 और बायोटिन के कॉम्बिनेशन में, और आप ये ले सकते हो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है यंग गर्ल से लेके जेरेटिक पॉपुलेशन ओल्ड एज तक। आयरन बेसिकली विटामिन नहीं है, वो एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, चाहे वो हेयर रूट्स पे हो जिससे बाल अच्छे होंगे, चाहे वो स्किन में हो जिससे ग्लो आएगा, या हमारी नॉर्मल एनर्जी के लिए जरूरी हो। आयरन डेफिशिएंसी इसलिए कॉमन है बिकॉज एक तो मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, ब्लड लॉस जो होता है मेंस्ट्रुएशन में, उसमें आयरन लॉस होता है। पोर न्यूट्रिशन यूजुअली वेजिटेरियंस में प्रॉब्लम होती है। अगर आप एंटासिड्स या ऐसी कोई दवाई लेते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन कम होता है आयरन का, गट इश्यूज जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या पोर एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। रिपीटेड प्रेगनेंसीज भी आयरन डेफिशिएंसी का एक कॉमन कॉज है। और अगर आप जिम जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं बट आपका डाइट ठीक नहीं है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू आयरन डेफिशिएंसी। नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी? हेयर फॉल होना, स्पेशली डिफ्यूज हेयर थिनिंग होना, ब्रिटल नेल्स, क्रैक्ड कॉर्नर्स ऑफ योर लिप्स, पेल स्किन, बहुत ज्यादा ठंड लगना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पैर बार बार हिलाना, कुछ लोगों को चौक खाने का मन करता है, बर्फ खाने का मन करता है, मिट्टी खाने का मन करता है, दैट्स कॉल्ड पाइका एंड दैट्स अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी के कारण आपको अपना स्टैमिना लो लग सकता है, पूरे टाइम थकावट लग सकती है, हेडेक्स, डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट रहना पूरे टाइम, ये सब साइंस हैं आयरन डेफिशिएंसी के। आपको आयरन की कमी है या नहीं, ये आप 3 ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने हीमोग्लोबिन से, अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है फीमेल्स में और 13.5 से कम है मेन में, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा फेरिटिन का टेस्ट आप करा सकते हो। फेरिटिन बताता है कि आयरन स्टोर्स कैसे हैं बॉडी में। ये यूजुअली 40 से ऊपर होना चाहिए बट हम प्रेफर करते हैं कि ये 100 से ऊपर हो। और थर्ड है डायरेक्ट सीरम आयरन। सीरम आयरन 60 से ऊपर होना चाहिए बट 100 से ऊपर प्रेफरेबल होता है। आयरन के भी कई सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। फेरस बिसग्लाइकेनेट मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है और नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन उससे कंपैरेटिवली कम होती है, जो कि बाकी आयरन सप्लीमेंटेशन से आपको हो सकती है। फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन आप आयरन को एक्चुअली खाली पेट भी ले सकते हो अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है, बट जिन लोगों को नोशिया, वोमिटिंग होती है आयरन के साथ, वो आफ्टर मील ले उसे, और साथ में विटामिन सी रिच फूड जैसे कि आंवला, उसको कंबाइन करके ले। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मिल्क के साथ नहीं लेना है, टी कॉफी के साथ नहीं लेना है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ उसे नहीं लेना है, और थायराइड मेडिकेशन, ये सब उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। अगर आप ये सब ले रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखिए आप आयरन सप्लीमेंट लेने के बीच में। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपके जो स्टूल का कलर है वो डार्क हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। बट आप कभी भी आयरन सप्लीमेंट लेते तो हमेशा अपने डॉक्टर के साथ लीजिए और उसको मॉनिटर करिए, क्योंकि आयरन ओवरलोड की वजह से वो आपके लिवर में जमा हो सकता है, जिसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाय कॉफी के साथ अपना खाना लेते हैं तो उससे आयरन अब्जॉर्प्शन वीक होता है, तो वो मत कीजिए। अगर आपकी गट बहुत सेंसिटिव है आयरन सप्लीमेंट्स को लेके तो आप उसे ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं, इससे एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है। अगर आपको बहुत थकावट लगती है, आपका स्किन पेल दिखता है, आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो 3 चीजों को चेक करवाना है, विटामिन B12, आयरन और थायराइड। लेकिन हीमोग्लोबिन सही इंडिकेटर नहीं है डेफिशिएंसी का, आपको सीरम फेरिटिन करवाना पड़ेगा। आयरन सप्लीमेंट्स को विटामिन सी के साथ लीजिए। एक सप्लीमेंट जो बहुत ट्रेंड कर रहा है और ऑलमोस्ट सभी लोग ले रहे हैं वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और वो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसलिए आपको उसको हमेशा बाहर से लेना पड़ेगा। इंडियन लोगों में ओमेगा 6 की डेफिशिएंसी यूजुअली नहीं होती, बट हमारी डाइट में ओमेगा 3 कम होता है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन फिश कंज्यूम नहीं करते। ओमेगा 3 आपके स्किन हेयर के लिए ज़रूरी होता है, वो आपके हेयर में शाइन देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में कम करता है, ये आपकी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करता है और साथ ही साथ आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी लो करता है। बेसिकली बॉडी में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उस इन्फ्लेमेशन, सूजन को, जो बॉडी में गर्मी निकलती है, उसको ये कम करता है। एक्ने, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और तकरीबन जितने भी ऑटो इम्यून स्किन डिजीजेज है उसमें हम डर्मेटोलॉजिस्ट इसको काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। नेचुरली ओमेगा 3 एल्गी फिश से डिराइव होता है, बट ऑफ कोर्स बहुत लोग फिश खाते नहीं है, इसलिए वो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। जब आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट चूज करते हो तो आपको बस ये नहीं देखना है कि पैक में 1000 mg ओमेगा 3 लिखा है,
आपको देखना है कि EPA और DHA कंटेंट कितना है। एक अच्छे स्किन और हेयर के लिए आपको कम से कम 500 to 1000 mg पर डे ये EPA और DHA वाला लेना चाहिए। सबसे कॉमन जो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट अवेलेबल है वो है फिश ऑयल का। ये जनरली एंचोवीज या सार्डीन्स या फिर सैल्मन फिश से आता है। अगर किसी को हाई डोज या प्योर ओमेगा 3 चाहिए तो उसे हम कहते हैं ओमेगा 3 कॉन्सेंट्रेट कैप्सूल। ये प्योरिफाइड फिश ऑयल से बनती है, थोड़ी हायर स्ट्रेंथ में होती है। एक अलग चीज आती है कॉड लिवर ऑयल, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है। तो जब आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो विटामिन ए और डी जो दोनों फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ओवर सप्लीमेंटेशन से बचने के लिए इसको लंबे समय तक नहीं लेना है। और अब कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियंस जो सप्लीमेंट के फॉर्म में भी नॉनवेज नहीं खाना पसंद करते, तो उनके लिए आता है वीगन ओमेगा 3। ये जनरली एल्गी से डिराइव्ड होता है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स को कोशिश करके मील के साथ लीजिए, स्पेशली जिसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ फैट है। इससे उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और इसमें रिफ्लक्स के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको फिशी बर्ब्स आते हैं तो आप इसको बेड टाइम पे लेना भी प्रेफर कर सकते हैं। विटामिन B12 की तरह इससे भी थोड़े थोड़े एक्ने फॉर्म इरप्शंस देखे गए हैं कुछ लोगों में। तो अगर आप ओमेगा ले रहे हो और आपको एक्ने होता है तो ये उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा फिशी बर्ब्स आना तो बहुत कॉमन इसमें साइड इफेक्ट है ही, लेकिन अगर आपको इंजेक्टेबल प्रोसीजर करवा ले, कोई सर्जरी करवा रहे हैं, तो कभी कभी ओमेगा 3 से ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी होता है। तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए कि आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स पे हैं। शायद सर्जरी के पहले या इंजेक्शन के पहले आपको वो पॉज करना पड़ेगा। कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ ओमेगा 3 सप्लीमेंट के बारे में। अगर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको लो फील होता है तो ओमेगा 3 डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपकी हेयर की क्वालिटी खराब है, हेयर में शाइन नहीं है, तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोग जो कि फिश नहीं खाते उनको तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। जब आप ओमेगा 3 चूज करते हैं तो EPA और DHA कंटेंट हाई वाला लीजिए और हमेशा बेटर रहेगा आप ओमेगा 3 को आफ्टर फूड लीजिए ताकि आपको फिशी बर्ब्स ना हो। स्किन में जो सप्लीमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग है वो है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन लोग बस गोरा होने का मॉलिक्यूल समझते हैं, बट इट इज सो मच मोर देन दैट। ग्लूटाथियोन एक ट्राइपेप्टाइड है, मतलब 3 अमीनो एसिड से बना हुआ छोटा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये हमारी सेल की हर बॉडी में नेचुरली होता है, स्पेशली लिवर में, और ये एक डिटॉक्सिफायर का काम करता है। साथ ही में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सेल प्रोटेक्टर का काम करता है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। हमारी सेल को क्यों जरूरत पड़ती है ग्लूटाथियोन की? तो हमारी सेल में यूवी रेडिएशन से, नेचुरल एजिंग से, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो टॉक्सिन्स बनते हैं उससे, पोल्यूशन से, सबसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीजन है जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है और वो हर चीज से बाइंड करके उसको डैमेज करना चाहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्योंकि ग्लूटाथियोन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके डीएनए को ऑक्सीडेट होने से रोकता है ताकि आपके डीएनए ना टूटे। तो ग्लूटाथियोन नेचर ने हमें दिया है ताकि हम जल्दी एज ना करें, इसीलिए वो बहुत अच्छा एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है और सेल का प्रोटेक्टर है। अब उस मॉलिक्यूल के कुछ और भी इफेक्ट्स हैं। ये हमारी स्किन में जो लाइट कलर होता है जिसको हम फियोमेलेनिन कहते हैं उसकी मात्रा बढ़ाता है कंपेयर टू द डार्कर मेलेनिन जिसको हम यूमेलेनिन कहते हैं, जो हमें टैनिंग करता है। तो अगर ग्लूटाथियोन कोई सप्लीमेंट करता है या जिस किसी की बॉडी में नेचुरली ग्लूटाथियोन ज्यादा है तो उनमें लाइट कलर ज्यादा रहेगा। तो स्किन में ये हम पिगमेंटेशन के लिए तो यूज करते ही हैं। जैसे अगर आपको एक्ने के बाद पिगमेंटेशन है या आपको मेलाज्मा है या आपको टैनिंग होती है बहुत ज्यादा, तो हम ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो देता है, मतलब आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन को भी ग्लूटाथियोन बढ़ाता है। इट इज गिवन इन एक्ने, रोजेशिया या कोई भी स्किन की कंडीशन जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसमें हम ग्लूटाथियोन प्रेफर करते हैं। अगर हमें नेचर ने ग्लूटाथियोन दिया है तो हमें उसको सप्लीमेंट करने की क्या जरूरत है? तो इसके कुछ कारण है। सबसे पहला कि ग्लूटाथियोन डिक्लाइन होता है विद एज, तो इसीलिए हम एज करते हैं। दूसरा ये होता है हम अर्बन लाइफस्टाइल है, हमारी ऑक्सीडेशन बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है क्रोनिक, उसकी वजह से हमें ग्लूटाथियोन की मात्रा ज्यादा चाहिए रहती है। अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, पुअर स्लीप, दिस इज ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू ऑक्सीडेशन व्हिच इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूटाथियोन। तो ग्लूटाथाइन को IV भी लिया जा सकता है, उसके लिए ओरल टैबलेट्स भी आते हैं, उसके लिए अंडर द टंग सबलिंगुअल स्प्रेज भी आते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके ग्लूटाथाइन लेने के। सबसे अच्छा तरीका ऑब्वियसली IV है क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो गट की एसिड से थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो IV ग्लूटाथाइन में ऑलमोस्ट 100% अवेलेबिलिटी होती है। एंड अगर डोसेज की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन क्लिनिक टू क्लिनिक ये 1200 से 4000 mg तक दिया जाता है। कई सारे बाहर के ब्रांड्स हैं जिसमें 1 लाख यूनिट्स ऑफ ग्लूटाथाइन भी है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इंडिया में अभी भी ये 1 लाख यूनिट वाले जो ग्लूटाथाइन है ये FDA अप्रूव नहीं है फॉर सेफ्टी, इसलिए आप इनसे दूर रहो। अगर ओरल ग्लूटाथाइन की बात करें तो 500 to 1000 mg अवेलेबल है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में 1000 mg ग्लूटाथाइन जो है वो ऑफकोर्स बेटर काम करता है। ग्लूटाथाइन को आप N-एसिटाइलसिस्टीन के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे ग्लूटाथाइन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है और वो और बेटर काम करता है। ग्लूटाथाइन को बेस्ट टाइम लेने का है सुबह एम्प्टी स्टमक, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो जाए।
और उसको आप विटामिन सी के साथ कंबाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे जो ग्लूटाथाइन अवेलेबल है मार्केट में, वो ग्लूटाथाइन, एस्टाक्सांथिन, अल्फा लाइपोइक एसिड और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ ही आते हैं। ग्लूटाथाइन हेल्प कर सकता है आपको मिलाज्मा, टैनिंग, एक्ने मार्क्स फेड अवे करने में। ये ब्राइड्स और ग्रूम्स को हेल्प करता है वेडिंग के पहले ग्लो लाने में। अगर स्मोकिंग की वजह से आपके स्किन में डलनेस है या फिर लिप्स जो है वो पिगमेंटेड हो गए हैं, तो ग्लूटाथाइन आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके टॉक्सिक इफेक्ट्स है, तो ग्लूटाथाइन उसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और काफ़ी सारी ऑटो इम्यून डिजीज में भी ये एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। अच्छा, अपने पेशेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि ग्लूटाथाइन एक फेयरनेस की दवाई नहीं है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और ग्लो को बूस्ट करता है। अब सबका फेवरेट सप्लीमेंट जो आजकल है वो है कोलाजन। कोलाजन जो है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और देखा गया है स्टडीज़ में कि ये आपके स्किन में हाइड्रेशन लेवल्स को इम्प्रूव करता है, स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ये कम करता है, और ये सब काम ये करता है आपके स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स बढ़ाकर। कोलाजन हम रिकमेंड करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 30, क्योंकि 30 के बाद आपका जो कोलाजन डिप्लीशन है वो 1 to 1.5% पर ईयर होता है, एंड बाय द टाइम यू रीच 40, 20% कोलाजन जो है वो कम हो जाता है आपकी स्किन से। सबसे अच्छा जो कोलाजन होता है वो है मरीन कोलाजन, और उससे भी अच्छा है अगर आप हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलाजन लो, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। कोलाजन के रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे जब आप कम से कम इसे 3 से 4 हफ्ते लो, 5 to 10 ग्राम्स पर डे। पेशेंट्स जिनकी ड्राई स्किन है, सैगिंग स्किन है, मिलाज्मा है, डलनेस है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, ब्रिटल नेल्स है, या फिर आपने कोई सर्जरी कराई है, या अगर आपको वूंड हीलिंग में रिक्वायरमेंट है, तो आप कोलाजन ले सकते हैं। तो कोलाजन को लेने का सही तरीका क्या है? कोलाजन को आप दिन में कभी भी ले सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे आपके लाइफस्टाइल में सूट होता है। वी आइडली रिकमेंड या तो आप उसे एम्प्टी स्टमक लीजिए या फिर उसे एक लाइट मील के साथ लीजिए। आप उसे अपने चाय में, कॉफ़ी में, स्मूदी में, सूप में, खाने में कैसे भी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म बेटर अब्सॉर्ब होता है कंपेयर टू टैबलेट्स, इसलिए वो प्रेफर करना है। इट इज बेटर टू कंबाइन कोलाजन विद विटामिन सी सप्लीमेंट्स ऑफ 500 to 1000 mg, जिससे कोलाजन सिंथेसिस और बेटर होगा आपकी स्किन में। इंडिया में बहुत डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। हमारा डाइट नेचुरली प्रोटीन में कम होता है, स्पेशली मिडिल एज्ड वुमेन में आपको डिफरेंट सिम्टम्स दिखने लगते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के, फ्रेलनेस, वीकनेस, टायर्डनेस। तो हम सबको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कैलकुलेटेड खाना होता है। अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसके आसपास आप ज़रूर लीजिए। प्रोटीन की मात्रा अपने हर डाइट, हर मील में उसको बढ़ाना है। अब जो सबसे कॉमन प्रोटीन सप्लीमेंट लोग लेते हैं, जिम गोअर्स लेते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लेते हैं, वो है वे प्रोटीन। एक कॉमन कंसर्न रहता है मेरी क्लिनिक में कि वे प्रोटीन लेने से हमें एक्ने तो नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत लोग वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और वो एक्ने फॉर्म इरप्शन के साथ क्लिनिक में आते हैं। वे प्रोटीन 3 फॉर्म्स में आता है। सबसे पहला है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसके फायदे ये हैं कि इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, 70 to 80% इसमें प्रोटीन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, इट्स वेरी क्विक एब्जॉर्बिंग एंड गुड फॉर बिगनर्स, गुड फॉर जिम गोअर्स। लेकिन इससे एक्ने हो सकता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको एक्ने होता है या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो आपको दिया जाएगा समथिंग कॉल्ड वे प्रोटीन आइसोलेट। ये फिल्टर्ड मिल्क से बनता है। इसमें 90 to 95% प्रोटीन होता है। इसमें लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी कम होती है। और तीसरा फॉर्म आता है वे हाइड्रोलाइजेट। ये प्री डाइजेस्टेड वे प्रोटीन होता है और इसमें अबाउट 90% प्रोटीन है। इसका अब्जॉर्प्शन सुपर क्विक होता है क्योंकि हाफ डाइजेस्टेड है, और ये जनरली पोस्ट प्रोसीजर कोई रिकवरी के लिए अगर आपको चाहिए तो हम वे हाइड्रोलाइजेट प्रेफर करते हैं। तो अगर इन तीनों में से हम देखें तो वे प्रोटीन आइसोलेट स्किन फ्रेंडली है क्योंकि इसमें लैक्टोज की मात्रा कम होती है, इंसुलिन स्पाइक कम करवाता है, और ये एक्ने से सफर करने वाले पेशेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण से वे प्रोटीन नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि अगर आपको एक्ने है, तो आप पी प्रोटीन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। पी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन वे प्रोटीन से थोड़ा कम होता है, वो 60 to 80% एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, बट ओवरऑल वो आपके गट के लिए काफ़ी लाइट होता है। और जो लोग वीगन है या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, उनके लिए पी प्रोटीन ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। इंडियन हाउस होल्ड में खासकर फीमेल्स को प्रोटीन की खासी डेफिशिएंसी रहती है, और ये एक सिंपल बेसिक स्टेप है एंटी एजिंग का। इससे आपका हेयर अच्छा होगा, स्किन अच्छा होगा, आपका कोलेजन ज़्यादा बनेगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स आपके जल्दी फेड होंगे, और प्रोटीन आपकी बॉडी में कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और वाइटामिन को भी कैरी करता है उनके साथ बाइंड करके। इसलिए प्रोटीन लेने से आपका ओवरऑल जो बॉडीली फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कुछ खास प्रोटीन होते हैं जैसे BCAA और क्रिएटिन। अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं तो आपको मेरे ओपिनियन में इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि क्रिएटिन लेने से क्या हेयर फॉल होता है,
तो हाँ, एक स्टडी अभी ऐसी आई है जिसमें कि उन्होंने रग्बी प्लेयर्स को स्टडी किया काफ़ी सारे जो क्रिएटिन लेते थे, और उन्होंने देखा कि इन प्लेयर्स में डीएचटी की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई है। तो क्योंकि डीएचटी की मात्रा बढ़ी हुई है तो वो हेयर फॉलिकल को थिन करेगा और इसके वजह से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सप्लीमेंट्स में, जो कि स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको इस पॉडकास्ट का कंटेंट अच्छा लगा, आपको इससे फ़ायदा हुआ, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।